परिवार में लोग बढ़ते जा रहे हैं और ज़मीनें सिकुड़ती जा रही हैं, लोग डिवाइड होते हुए ज़मीन धीरे-धीरे कम होती जा रही है और ज़मीन के ऊपर जो वज़न है, जो उसके ऊपर निर्भरता है किसानों की, वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में बात होती है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, तो इसमें निकल के आता है कि हॉर्टिकल्चर में इंटरक्रॉपिंग कैसे की जाए, एक साथ कई फसलों को कैसे उगाया जाए, जिससे कि कम ज़मीन में किसान कई फसलें उगा के अधिक आमदनी कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर वीके त्रिपाठी जी से कि कैसे किसान इंटरक्रॉपिंग से अच्छी कमाई कर सकते हैं और एक एकड़ में वो कितनी फसलें लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो किसानों को अभी सलाह दी जाती है कि इंटरक्रॉपिंग करें, क्योंकि ज़मीन का दायरा कम हो रहा है और लोग बढ़ रहे हैं और निर्भरता बढ़ रही है, तो एक एकड़ में किसान कैसे करे और कितनी खेती कर सकता है? जैसा कि आपने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए अंतःसस्यन ही एक सही से विकल्प है, जिससे कम क्षेत्रफल में अधिक फसलें उगाकर किसान अधिक फल और फायदा प्राप्त कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि किसान की आय में वृद्धि हो, लेकिन आय में वृद्धि के लिए हमें उत्पादकता के साथ साथ जमीन का समुचित उपयोग आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर भारत में जो फसलें उगाई जाती है उसमें आम प्रमुख है। हम उदाहरण के लिए एक आम लेते हैं, तो आम को जब लगाते हैं तो प्रारंभिक में जब हमारा भविष्य में ध्यान है कि अंतर फसल लेना है, तो प्रारंभ में 8 से 10 मीटर के अंतराल पर उसको रोपण करेंगे। जब 3-4 साल तक कोई भी फसल नहीं आ रही होती है, उस समय वहाँ पर अंतःसस्यन के रूप में फसलें लगाना शुरू करते हैं और जिनको लगातार 10 से 15 साल तक ले सकते हैं। 15 साल बाद फसलें बदल जाएंगी, अंतःसस्यन चलता रहेगा। प्रारंभिक अवस्था में जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट जो एक प्रमुख फसल उत्तर भारत की होती जा रही है, इसको पौधे से 1 मीटर दोनों तरफ छोड़कर 2 बाई 2 मीटर की दूरी पर लगा देते हैं। इससे 2 साल बाद फलत आना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन तुरंत फलत के लिए इसके नीचे आप यदि शहरी क्षेत्रों में हैं तो ग्लैडियोलस है, गेंदा है, गैलार्डिया है जैसी पुष्प वाली फसलें। यदि आप थोड़ा शहर से हटकर हैं तो सब्जी वाली फसलों में टमाटर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बैंगन है, मिर्च है, लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि सोलिनस फसलों के अलावा कोई फसल लगाते हैं तो चौथी फसल के रूप में पपीता, जिसमें सनराइज सोलो है, पूसा मेजेस्टी है, पूसा डेलिशियस है या अन्य उभयलिंगी प्रजातियों का रोपण कर सकते हैं, जिनके लगाने के 1 साल बाद फलत मिलने लगती है। अर्थात जब आप टमाटर, बैंगन, फूल, मिर्च लगाएंगे तो 4 से 5 महीने बाद आपको फलत मिलना शुरू हो जाएगी। उसके 8 महीने 10 महीने बाद आपको पपीते से फलत मिलना शुरू हो जाएगी और उसके कंटिन्यूशन में 2 साल बाद ड्रैगन फ्रूट से और 4 साल बाद आपको आम से फलत मिलने लगेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंतःसस्यन में फलत लगाते हैं उसकी बढ़वार मुख्य पौधे से ऊपर न जाने पाए, अन्यथा मुख्य पौधा छोटा रह जाता है, दूसरा पौधा आपका डोमिनेंट हो जाता है, जिससे हमारी उपज में वृद्धि के होकर लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो दब जाता है। दूसरा, दोनों फसलें इस प्रकार से संयोजित करें कि दोनों की रोग एक से न हो, कि किसी फसल का रोग यदि लगता है उस पर पैरासाइट का रूप कम करके मुख्य फसल को नुकसान पहुँचाए। ऐसा भी ना हो कि दोनों की जलमांग अलग अलग हो, दोनों की जलमांग लगभग सेम होनी चाहिए। जैसे पपीता है और ड्रैगन फ्रूट है, दोनों कम पानी चाहिए। आम को नाली में पानी लगा देंगे और बीच में जो फसल लगाएंगे आपकी चलती रहेगी। इस प्रकार से आप 1 एकड़ में एक साथ टमाटर, बैंगन, मिर्च या कोई सोलिनस अन्य सब्जी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गेंदा, गैलार्डिया या ग्लैडियोलस की फूल वाली सब्जी, उसके बाद ड्रैगन और पपीता को लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जब 15 साल के बाद फल पौधा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर पूरे पौधों का विकास हो जाता है और विकास होने के कारण का नीचे छाया आ जाती है। छायादार स्थानों पर इन फसलों को नहीं कर सकते। ड्रैगन फ्रूट की कॉमर्शियल जो आयु है वो 18 साल तक मानी जाती है, तो 15 साल बाद इससे नए पौधे तैयार करके उसको विस्थापित कर देते हैं और अंदर की जगह में आप वहाँ पर हल्दी है, अदरक है, उसको रोपित करके अंतःसस्यन में 2-2 साल पर खुदाई करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको उपज मिलती रहती है। इस प्रकार से आप रोपण के बाद से पौधे की पूरी आयु तक अंतःसस्यन करके आप ज़मीन का सदुपयोग करते हुए अपने संसाधनों के सदुपयोग को करके आय में वृद्धि कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका मैं देख रहा हूँ ये ड्रैगन फ्रूट का आपने एक मॉडल बना रखा है यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे। जी तो इसके बीच करीब 4 से 5 फीट की दूरी है। जी तो इसमें कैसे करे किसान? इस पे मुझे यहाँ बताएं कि आम का कहाँ पे लगाना चाहिए, पपीता कहाँ पे लगाना चाहिए
उसकी कोई मॉडल होगा कुछ कैसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर मॉडल होगा? अभी विकसित नहीं, लेकिन प्रोसेस में है। जैसे आपने देखा 2-2 मीटर पर हमने ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है। इसके जो 8 मीटर पर पौधा पड़ेगा, तो आम का बगीचा पहले रोपित करेंगे। उसके बाद एक-एक तरफ मीटर छोड़ के उसके 3 लाइन ड्रैगन फ्रूट की आ जाएँगी, और हर लाइन के बीच में एक-एक पपीते की लाइन आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि पपीता ड्रैगन फ्रूट के ऊपर बढ़ जाएगा, आम नीचे रहेगा, और इसको कोई भी प्रभाव फसल पर, मुख्य फसल पर नहीं होगा, और आप तीनों फसल ले सकते हैं। इनके बीच में आप जैसा देख रहे हैं, जो जगह बचती है उसमें कम समय में कम बढ़वार वाली, कम समय में अधिक उपज देने वाली फसलें, जैसे मैंने आपको बताया, फूल वाली हैं तो गेंदा ग्लैडियोलस, यदि सब्जी वाली हैं तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोई भी सोलेस लगा के आप आसानी से उगा सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि आम की पौधा छोटा हो रहता है, ये बड़ा हो जाएगा, जी। इसके बाद पपीता बड़ा हो जाएगा, जी। तो इन ऐसी फसलें चूज़ करनी है किसान को जो हाइट के हिसाब से भी वो ऊपर नीचे हों ताकि झाड़ ना बनने पाए। 4 पौधे यदि लगाते हैं तो चारों अलग-अलग ऊंचाई के हों, एक दूसरे के ऊपर छाया का प्रभाव न डालें। ड्रैगन फ्रूट में आप देख रहे हैं कहीं भी इस पेड़ की छाया नीचे वाले पेड़ पर नहीं पड़ेगी। इस पर पपीते का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आम जो रहेगा, क्योंकि 1 मीटर दूर है पौधे से, तो वो अपने स्वयं की बढ़वार करता रहेगा। उसकी इस प्रकार से सदाई करेंगे, उसका एक तना सीधा चले और जो 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई तक सीधा जाए। उसके बाद पपीते और आम के पेड़ में फैलाव हुआ है, तो जब देखेंगे 1.5-2 मीटर तक आम में कोई फैलाव नहीं है, उसके हाइट तक पपीता रहेगा, उसके नीचे ड्रैगन फ्रूट रहेगा। उसके 4 अलग-अलग ऊंचाई की फसलें आप एक साथ उगा सकते हैं। जी, जैसे ये तो आपने सब्जी और फूल की बात की, क्या इसके बीच में जो जगह बचती है उसमें छोटा जो ट्रैक्टर होता है या पावर टिलर वगैरह यूज़ करके गेहूँ धान की भी फसल ली जा सकती है? उसके लिए आपको करना है कि इसका रोपण अंतराल बढ़ाना होगा, क्योंकि जो छोटा ट्रैक्टर छोटा वाला भी आ रहा है, तो गेहूँ धान तो नहीं, धान इसमें नहीं लगा, उसको पानी कम चाहिए, धान को पानी ज़्यादा चाहिए। हाँ, इसके बीच में दलहनी फसलों में उड़द है, मूंग है, लोबिया है, उनका आप रोपण कर सकते हैं, जिनसे कि हमारी भूमि का कटाव भी कम होगा। दलहनी फसलें होने के कारण वायुमंडल की नाइट्रोजन भी एकत्रित होगी, और हमारी उर्वरकता भी बढ़ेगी। बरसात हो या गर्मी हो, गर्मी में तापक्रम कंट्रोल रखेंगे, बरसात में कटाव कम रखेंगे। इस प्रकार से भूमि में ऑर्गेनिक मैटर सड़ने के बाद ऐड करेंगे, तो गेहूँ धान न लेके हम दलहनी फसलें जो भूमि पर फैल के चलती हो, उनका रोपण करके अधिक लाभ ले सकते हैं। जी, जैसे कि ये थोड़ा-सा इसमें शुरुआत में कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है इसको बस स्टैंड बनाने का, पौधे का। अगर हम ड्रैगन फ्रूट नहीं लगाते हैं, बाकी हम चीज़ें लगाते हैं इंटरक्रॉपिंग में, तो उसमें क्या-क्या होता है? ड्रैगन फ्रूट हम किनारे अगर कर दें, क्योंकि हर आम किसान नहीं कर सकता इसको। तभी मैंने आपको बताया कि यदि आम लगाया तो उसके बीच में 5वां पौधा बीच में अमरूद का लगा सकते हैं। उसके बाद 2-2 पेड़ आप पपीते के लगा सकते हैं, और उसके बीच में पुनः फिर सब्जियां, फूल लगा सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के एक पंक्ति होगी, लेकिन आम के पौधे संख्या में कम होंगे। स्क्वायर विधि से लगाते हैं, यदि 100 आम के पौधे लगे हैं 1 हेक्टेयर में, तो आपके 81 अमरूद के 81 पौधे लग जाएंगे, और उनके साथ साथ चारों कॉर्नर पर फिर पुनः 4 आम के पेड़, पपीते के पेड़ लग जाएंगे। तो तीनों फसलें आपको कम से कम, पपीता 3 साल में इकोनॉमिक लाइफ होती है, 3 साल ख़त्म हो जाएगा, और अमरूद तीसरे साल से फलत देना शुरू हो जाएगा। अमरूद फलत देते देते 10 साल 12 साल तक फलत देगा। उसके बाद 6वें साल से, यदि देसी है 7वें साल से, और कलमी 3 साल से आम भी फलत देना प्रारंभ कर देता है। तो 3 साल बाद आम, 3 साल बाद अमरूद, और अमरूद 10 साल तक, और उसके बाद कॉमर्शियली 15 साल बाद आम से फलत मिलती है। उस समय आप अमरूद की फलत कम करके, क्योंकि जगह कम हो जाएगी, तो उसको हटा देते हैं और आम को पूरा फैलने देते हैं। उसके बाद हल्दी या अदरक, जैसे बताया आपको, परमानेंट लगा देते हैं। उस समय ध्यान ये रखना होता है कि जब हल्दी या अदरक लगाएं, तो उनकी जो खाद की मात्रा, संस्तुत मात्रा आम से अलग है, उसको अवश्य डालें। अन्यथा की स्थिति में आम से उपज कम हो जाती है, आम की जो इकोनॉमिक लाइफ है कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि आम में और आंवले में हमने हल्दी लगा के देखा है, उससे पौधे पर यदि अलग से खाद नहीं डालते तो पौधा एग्जॉस्ट हो जाता है, पौधे की उपज कम हो जाती है, पौधे की गुणवत्ता, पूर्ण उत्पादन कम हो जाता है। इससे संस्तुत मात्रा में जो अलग खाद है वो ज़रूर डालें, आम के लिए अलग और हल्दी के लिए अलग, तभी आप प्रॉफिटेबल खेती कर सकते हैं। क्या जो हल्दी का पौधा है या अदरक का पौधा है, वो आम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खींच लेता है जो बिल्कुल। आम को चाहिए होते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा करना पड़ता है? ये जो कंद वाली फसलें जो हैं वो अधिक पोषण चाहिए, उनको न्यूट्रिशन अधिक चाहिए, वो ज़मीन से पोषक तत्वों को खींचते हैं। तो आम के पास जो पोषक तत्व चाहिए वो न लेके ये पौधे अलग से ले लेते हैं। जब अलग अलग दोनों खाद देंगे, सिंचाई अलग अलग करते रहेंगे और थाला बना के आम को अलग से पानी खाद देते रहेंगे, तो उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम दोनों की फलत लेके
अंतर सस्यन सफलतापूर्वक करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी ये जो आपने इंटरक्रॉपिंग की बात की, सिर्फ अगर गेहूं धान करता है, मतलब मोनो क्रॉपिंग की बात करें, उससे कितने गुना, अगर हम सिर्फ परसेंटेज में देखें कि किसानों को आमदनी में कितना इजाफा होता है? देखिए, ऐसा कैलकुलेशन करके आप देखेंगे तो आम में 3 साल बाद आपको बताया, लेकिन सब्जी की खेती करते हैं तो 6 महीने बाद, फूल की खेती करते हैं 6 महीने बाद आपको फलत आना प्रारंभ हो जाती है। गेहूँ 6 महीने का फसल है, धान एक सीज़न की फसल है, उसी तरह टमाटर या जो हमारे फूल वाली फसलें एक सीज़न की फसलें हैं। तो जब अंतर सस्यन में ऐसी फसलों का रोपण करते हैं, तो गेहूँ और धान की तुलना में कम से कम दोगुने से तिगुने प्रॉफिट होता है। ध्यान ये रखना है कि जो सब्जियाँ लगाएँ, उनके संकर बीज लगाएँ। टमाटर लगाएँ तो इंडिटरमिनेट जो असीमित बढ़ने वाली फसलें उन बीज हैं उनको लगाएँ। F1 हाइब्रिड लगाएँ उनके, आपको दोगुनी से तिगुनी फलत और उपज और उसका प्रॉफिट पहले सीजन से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे जब उनके साथ साथ दूसरी फसलों का भी प्रॉफिट आना शुरू होता है, तो कई गुना धान और गेहूं की तुलना में प्रॉफिट आता है। किसान के साथ समस्या क्या है कि हमारी ज़मीन ऐसी जहाँ पर पानी का भराव होता है या हम देखभाल पूरे उचित नहीं कर पाते। इन फसलों को जब आप सब्जी में जाते हैं या अंतर सस्यन में जाते हैं, तो निरंतर देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कहते हैं कि रोजगार, सभी का नियम है कि सब सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, अपना स्वरोजगार नहीं करना चाहते। लेकिन देखिए, पंजाब की तरफ आप जाएंगे तो अपने जो शिक्षित युवा हैं वो समेकित ढंग से खेती करते हैं, इस प्रकार से अपनी प्लानिंग करते हैं कि अपने निश्चित क्षेत्रफल से अधिक प्रॉफिट कर सकें। तो ये डॉक्टर वीके त्रिपाठी जी बता रहे थे कि कैसे कम समय में कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर में अगर किसान आते हैं तो वो अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और फसल का उत्पादन भी अच्छा कर सकते हैं। अगर किसान सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर वीके त्रिपाठी से संपर्क भी कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में, और उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। और ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे मैंने देखा कई सारी फसलों के मॉड्यूल्स क्रिएट किए गए हैं। तो आप आएँ और मुनाफा ले सकते हैं और अच्छी आमदनी पैदा कर सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।